नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं, आपके सामने सब्जेक्ट कोड है BHDC 106। नाम है इस सब्जेक्ट कोड का भारतीय काव्य शास्त्र। हिंदी लैंग्वेज का सब्जेक्ट कोड है। हिंदी ऑनर्स की पूरी एक सीरीज़ हमने फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल पर स्टार्ट की थी। उम्मीद है आप सभी उस सीरीज़ से जुड़ चुके होंगे। ढेर सारी क्लासेस उसमें होंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, और पेड बैचेस के लिए आप हमारे एजुचक्र एप्लीकेशन पर जा सकते हैं। बात करते हैं काव्य शास्त्र की। देखिए, सबसे पहले इस शब्द का ही, क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा है हमारी, आप कह सकते हैं, जहाँ पर शब्दों को तोड़कर, शब्दों का संधि विच्छेद करके हम क्या कर सकते हैं दोस्त, अर्थ निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर काव्य शास्त्र में दो शब्द है, एक है आपका काव्य और एक है शास्त्र। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल सर, एक शब्द है हमारा काव्य तो दूसरा शब्द है शास्त्र। काव्य का क्या मतलब होता है? काव्य का मतलब होता है कविता। क्या मतलब होता है काव्य का? कविता। और शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन। ठीक है, कविता या फिर कविता से जुड़े सारे रूप, कविता भी हो सकता है इसके अंदर, सभी प्रकार के छंद भी हो सकते हैं, चाहे दोहा हो, चाहे चौपाई हो, चाहे सोरठा हो, है ना, ये सभी क्या होते हैं आपके? कवित्व हो, सवैया हो, सारे छंद, सभी प्रकार के कविताओं का अध्ययन जिसमें किया जाता है, या फिर जिस आप कह सकते हैं शास्त्र के अंदर ये समझा जाता है कि काव्य का निर्माण किस तरीके से होना चाहिए, काव्य निर्माण के कौन कौन से नियम हैं, उन सभी को हम काव्य शास्त्र के अंदर पढ़ते हैं। यही हम पढ़ेंगे यहाँ पर भारतीय काव्य शास्त्र दोस्त, हिंदी भाषा का भारतीय काव्य शास्त्र। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठेगा, सर कौन कौन से कॉन्सेप्ट इस क्लास के अंदर है? तो इस क्लास के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे दोस्त, सबसे पहले भारतीय काव्य शास्त्र का क्या अर्थ है। सबसे पहले तो आप अर्थ पे ही बात करेंगे। फिर काव्य शास्त्र में दो संप्रदाय, प्रमुख दो संप्रदाय कौन सी हैं जिनमें काव्य शास्त्र को बांटा गया है, उनकी बात करेंगे। फिर बात करेंगे, आपको पता है हिंदी साहित्य में चार काल हुए। हिंदी साहित्य में चार काल कौन से हुए? तो आप कहेंगे सर, एक हुआ है आदिकाल, दूसरा कौन सा है आपका, जिसे आप भक्ति काल भी कहते हैं, हालांकि मध्यकाल भी है कहीं कहीं, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है आपका रीतिकाल, जहां पर किसी पद्धति प्रणाली या फिर नियम के अनुसार छंदों, रसों और अलंकारों का प्रयोग करके नियमित नियमावली के साथ क्या किया जाता है दोस्तों, आप कहेंगे सर नियमित नियमावली के बाद काव्य की रचना की जाती है। ऐसे काल को हम क्या कहते हैं? रीतिकाल कहते हैं। तो मतलब आप कह सकते हैं थर्ड स्टेज है भारतीय हिंदी साहित्य की, भारतीय हिंदी साहित्य की जो थर्ड स्टेज है उसे रीतिकाल कहते हैं। तो रीतिकाल के अंदर काव्य शास्त्र का विकास किस प्रकार हुआ, इसकी हम बात करेंगे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रामचंद्र शुक्ल की बात यदि हम करें तो इनका रस सिद्धांत क्या है, रस के बारे में उन्होंने क्या कहा, आपको पता है, टोटल 9 रस यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेंगे। फिर आता है काव्य लक्षण क्या होता है, और मम्मट का नाम आप सभी ने सुना होगा, मम्मट का काव्य लक्षण क्या है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो जितने भी हिंदी ऑनर्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो क्लास बेनिफिशियल होने ही वाली है। ठीक है, इसके अलावा जो स्टूडेंट हमारे साथ अन्य सब्जेक्ट के लिए जुड़े हैं उनकी क्लासेस भी हम जल्द से जल्द आपके लिए लेकर दोस्त आएंगे। क्लियर? बताइए, आगे चलिए। भारतीय काव्य शास्त्र का अर्थ। भारतीय काव्य शास्त्र, जिसे संस्कृत में अलंकार शास्त्र कहा जाता है, हिंदी में कहते हैं काव्य शास्त्र, संस्कृत में क्या कहते थे? अलंकार शास्त्र। काव्य की संरचना, काव्य की सौंदर्य शास्त्रीय विशेषताएं, काव्य के अंदर रस, भाव, अलंकार, ध्वनियां, इन सभी का अध्ययन करना क्या होता है? आप कहेंगे सर काव्य शास्त्र होता है। कुल मिलाकर हमें काव्य को समझना है, कविता के रूप को समझना है। मान लीजिए कोई कविता लिखी है तो उस कविता में, उस कविता के अंदर कवि ने किस प्रकार की संरचना का इस्तेमाल किया है, एक बात। दूसरा, उसकी सौंदर्यात्मक विशेषता क्या है, सौंदर्य शास्त्रीय विशेषता क्या है, मतलब सीधी सी बात यह है कि उसकी भाषा शैली कैसी है दोस्त, है ना, उस काव्य की भाषा शैली कैसी है, प्लस भाषा में लय, है ना, लय के अलावा आप कहेंगे सर ताल, ताल के अलावा लय ताल हो गया आपका। अगर कविता में गुण है, गुण तो नहीं होता था पुरानी कविताओं में, यदि इसके अलावा हम बात करें छंद कौन सा है, ये सभी एक काव्य की क्या हो सकती है, विशेषता हो सकती है। और इसके अलावा भी ढेर सारी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती हैं। लेकिन काव्य की सौंदर्यात्मक विशेषताओं को समझना, काव्य की संरचना को समझना, काव्य में कौन सा रस छुपा हुआ है, कौन सा भाव छुपा हुआ है, काव्य में कौन कौन से अलंकार हैं। अलंकारों में जैसे आप देखिए, शब्द अलंकार होता है दोस्त, एक होता है आपका शब्द अलंकार और दूसरा होता है आपका अर्थ अलंकार। तो एक शब्द अलंकार है और एक है आपका दोस्त अर्थ अलंकार। ये दोनों अलंकारों का इस्तेमाल ध्वनि के सिद्धांतों का गहन अध्ययन, कि ध्वनियां किस तरीके से एक दूसरे के साथ ताल और लय में प्रयोग की जा सकती हैं, इस सभी को समझना काव्य शास्त्र। ये बिल्कुल ऐसा सा है, मान लीजिए आप एक कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप कंप्यूटर की किताब पढ़ रहे हैं, है ना, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की किताब पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स आप पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए। ऐसी ही कंडीशन में यदि आप एक
कवि बनना चाहते हैं, काव्य लिखना चाहते हैं, कविताएं लिखना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको काव्य शास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा, जो आपको कविताओं का अर्थ नहीं बल्कि आपके ये कविताओं की संरचना, कविताओं की विशेषताएं, रस, भाव, अलंकार सब कुछ समझाने में मदद करेगा। क्लियर? इसके अलावा काव्य शास्त्र जो है साहित्य के सौंदर्य के बारे में, भाषा में किस तरीके से अपने विचारों को अभिव्यक्त किया जा सकता है और काव्य को किस तरीके से प्रभावशाली बनाया जा सकता है, इन सभी चीजों को देखा जाता है किसमें? आप कहेंगे सर काव्य शास्त्र में। भारतीय काव्य शास्त्र का मूल उद्देश्य क्या है, फिर इसको समझिए। काव्य की कलात्मक और उसकी भावनात्मक प्रभाव को परिभाषित करना और उसे विकसित करना। मतलब ये दोस्त, जैसा हम काव्य को देखते हैं, काव्य उतना सरल होता नहीं है वास्तव में, उसमें कई प्रकार की कलाएं होती हैं और कई प्रकार की भावनाएं छुपी होती हैं। अब कहते हैं ना कि हीरे की परख तो जोहरी को ही होती है। जब हम किसी कविता को पढ़ते हैं, मान लीजिए जयशंकर प्रसाद जी की हम देवसेना के गीत कविता को पढ़ रहे हैं और हमने क्या किया, उसका अर्थ भी निकाला, हमने उसका अर्थ भी निकाला, उसका भावार्थ भी निकाला, लेकिन हमारे निकालने में और एक कवि के निकालने में बहुत बड़ा क्या होगा दोस्तों, अंतर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि एक हीरे की परख जोहरी को होती है। अब जोहरी का मतलब यहाँ पर क्या है, आप कहेंगे एक काव्य विज्ञानी है ना, जिसको काव्य शास्त्र का पूरे क्या है, काव्य शास्त्री भी आप कह सकते हैं, इसे काव्य शास्त्र का पूरा ज्ञान है। वो अच्छे से बता पाएगा कि किसी कविता, किसी काव्य की कलात्मक अभिव्यक्ति क्या है और उसमें कौन सी भावनाएं छुपी हुई होती हैं। और साथ साथ यदि कोई आप कह सकते हैं कहीं पर विकास की संभावना है, किसी प्रकार की कलाकृति में विकास की यदि संभावना है, तो ऐसी कंडीशन में आप देखिए दोस्त, उसे विकसित करने का प्रयास भी एक काव्य शास्त्री नॉर्मली करते हुए आपको दिखाई देंगे। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है चीजें, बस आपको ध्यान से सुननी है। काव्य शास्त्र की दो संप्रदाय कौन सी हैं? एक है दोस्त रस प्रधान काव्य शास्त्र, दूसरा क्या है, अलंकार प्रधान काव्य शास्त्र। रस प्रधान को लोक धर्मी कहा जाता है, ठीक है, अलंकार प्रधान को लक्षण धर्मी कहा जाता है, क्योंकि अलंकार किसी भी काव्य में लक्षण का निर्माण करते हैं। अभी हम मम्मट के लक्षण में इस बात को समझ भी जाएंगे। देखिए कैसे। लोक धर्मी संप्रदाय के अनुसार काव्य का यानी कविताओं का उद्देश्य होता है सिर्फ दूसरों तक रस पहुंचाना। रस कौन कौन से होते हैं? मान लीजिए हम प्रेम भाव पहुंचाना चाहते हैं तो हम कौन सा रस यूज करेंगे? श्रृंगार रस। यदि हम आप कहेंगे रासलीला जैसे आप कह सकते हैं, या फिर कृष्ण की बाल लीलाओं को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, वात्सल्य रस, है ना। इस तरीके से ढेर सारे रस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो कुल मिला के कविताएं क्यों लिखी जाती हैं? जो रस होता है। रस क्या होता है? रस का मतलब होता है किसी कविता को पढ़ने के बाद मन में उत्पन्न होने वाले जो भाव होते हैं, मन में उत्पन्न होने वाली जो संवेदनाएं होती हैं, उन्हें ही आप क्या कहते हैं? रस कहते हैं। तो हम कविता के माध्यम से दूसरों के मन में रसों को उत्पन्न करना चाहते हैं, ताकि पढ़ने वाला भी और सुनने वाला भी उन भावों को, उन भावनाओं को महसूस कर पाए। यह है रस प्रधान काव्य शास्त्र। भरत मुनि द्वारा जो नाट्य शास्त्र लिखा गया था वो इसी संप्रदाय का मूल ग्रंथ है। यानी कि यहां पर ये जो रस प्रधान काव्य शास्त्र है, इसका जन्म कहां से हुआ है? भरत मुनि की पुस्तक नाट्य शास्त्र से। ठीक है। इस संप्रदाय के प्रमुख आचार्यों में कौन है? एक है आपके आनंदवर्धन, जिन्होंने ध्वनि सिद्धांत दिया था। अभिनव गुप्त है, जिन्होंने अभिव्यंजनावाद, और आप इनमें भामह, जिन्होंने आपका अलंकारवाद का सिद्धांत दिया था। ये सभी कहते थे कि काव्य क्यों लिखा जा रहा है? कविताएं इसलिए लिखी जा रही हैं ताकि कविता को पढ़ने वाला या फिर कविता को सुनने वाला श्रोता, उसके मन में कुछ भावनाएं उत्पन्न हो जाए, और वो जो भावनाएं होती हैं उसे ही आप रस कहते हैं। और जब कोई व्यक्ति किसी कविता के रस का आस्वादन करता है तो उसे रसावादन कह सकते हैं दोस्त। क्लियर? बताइए यहां तक कोई समस्या हो तो। मुझे लगता है यहां तक आपको कोई दिक्कत या परेशानी हुई होगी। बात करते हैं लक्षण धर्मी संप्रदाय। इस संप्रदाय के अनुसार काव्य की प्रधानता उसकी भाषा में होती है, उसकी शैली में होती है, अलंकार में होती है, और शब्द योजना, किस तरीके से आपने शब्द योजना की गई है वहां पर, इसमें होती है। मतलब रस इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना भाषा। भाषा सरल से है, सहज है, प्रभावमयी है, भाषा में ताल है, लय है या नहीं है, शैली कैसी है ना, किस तरीके से अलंकारों का समावेश काव्य के अंदर किया गया है, यह महत्वपूर्ण है। मतलब काव्य शास्त्र के अंदर प्रधान क्या है? अलंकार। इसलिए इसे लक्षण धर्मी या फिर लक्षणाधर्मी संप्रदाय कहते हैं। इसमें काव्य को एक कला के रूप में देखा जाता है। यहां पर काव्य क्या है? लोगों तक रस पहुंचाने का एक नजरिया, एक तरीका। यहां पर क्या है? एक कला, एक तरीका है, क्योंकि भाषा का बेहतरीन तरीका, भाषा को इस्तेमाल करने का बेहतरीन तरीका, विचारों को अभिव्यक्त करने की सबसे अच्छी शैली, और अलंकारों का सही समायोजन जिस व्यक्ति को आता होगा वो एक अपने आप में कलाकार ही होगा। तो यहां पर काव्य को एक कला के रूप में देखा जाता है, जिसको सुंदर आप कह सकते हैं अलंकारों के माध्यम से आकर्षित बनाने की कोशिश की जाती है।
अलंकार क्या करते हैं? अलंकार काम करते हैं किसी भी कविता को अलंकृत करने का, सुंदर बनाने का, वही बनाना है। इस संप्रदाय के प्रमुख आचार्यों में आपको भामे मिले, अलंकारवाद इनका देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर, उसमें भी है, इसमें भी है ना। दंडी मिलेंगे जिन्होंने गुण रीति सिद्धांत दिया था, और सबसे इंपॉर्टेंट है वामन जिन्होंने रीति सिद्धांत दिया था। और रीति का मतलब होता है लिखने का एक तरीका, क्योंकि शैली से, रीति मतलब क्या होगा? लिखने का एक तरीका मतलब शैली, और शैली का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है? तो आप कहेंगे सर शैली का अध्ययन किया जाता है हमारे अलंकार प्रधान काव्य शास्त्र के अंदर। क्लियर? बताइए आप में से किसी को यहां तक दिक्कत या परेशानी तो नहीं है? बोलिए दोस्त, आगे चले? चलिए नेक्स्ट, रीति काल में काव्य शास्त्र का विकास किस प्रकार हुआ? अब इस चीज को समझ लीजिए। रीति काल मैंने आपको बताया था 17वीं से लेकर लगभग 18वीं शताब्दी का समय है। ये एक ऐसा युग है जहां पर किसी, इस लाइन को आप लिख लेना, एक ऐसा समय हिंदी साहित्य का जहां पर किसी पद्धति के अलावा आप कह सकते हैं किसी प्रणाली या फिर नियम के आधार पर क्या लिखा जाता था? काव्य लिखा जाता था। यही रीजन था कि जो रीतिकालीन काव्य शास्त्र है इसको 3 हिस्सों में बांटा गया। एक है आपका रीतिबद्ध काव्य, जहां पर कवि रीति में बंधकर, किसी पद्धति प्रणाली नियम में बंधकर क्या करता है? कविताओं की रचना करता है। दूसरा है आपका रीति सिद्ध। रीति सिद्ध कवि वो हुए हैं जिन्होंने रीतिविद कवियों से क्या ली? प्रेरणा ली। इनसे प्रेरणा लेकर, इनसे मोटिवेशन लेकर, इनकी रचनाओं से सीखकर रीति सिद्ध कवियों ने रचनाएं की। तीसरे आते हैं आपके स्वच्छंद कवि, जिन्हें आप रीति मुक्त कवि भी कहते हैं, जिनमें धनानंद जैसे जो लोग हैं, धनानंद जैसे जो कवि हैं वो शामिल इसमें किए जाते हैं। इन्हें आप स्वच्छंद कवि भी कह सकते हैं, जिन्होंने किसी विशेष पद्धति प्रणाली नियम का पालन नहीं किया। बात समझ में? तो ये तीनों ही आपके रीतिकालीन कवि कहलाते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। अब खास बात यह है कि मैंने आपको कहा ना, पद्धति प्रणाली नियम का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है, प्लस रस का इस्तेमाल, साथ साथ छंदों का इस्तेमाल और प्लस अलंकारों का इस्तेमाल यहाँ पर होता था। और रस में मुख्य तौर पर आप देखिए यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा श्रृंगार रस, इसलिए रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है। क्लियर दोस्त? और यही जो काव्य शास्त्र का विकास हुआ वही हमें समझना है। पहले सबसे पहले जानते हैं रीति का अर्थ और फिर जानेंगे काव्य शास्त्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, रीति का अर्थ होता है लिखने का एक तरीका, यानी कि शैली या फिर काव्य शास्त्रीय नियम। काव्य शास्त्र नियम क्या है भाई? किसी तरीके से लिखिए, किसी प्रणाली से लिखिए, किसी नियम से लिखिए, किसी न किसी रस का, किसी न किसी छंद का, किसी न किसी अलंकार का इस्तेमाल कीजिए। यदि आप ये सब कर पा रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में आप किसी शैली, किसी काव्य शास्त्रीय नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। समझ में आई या नहीं आई? आप कहेंगे बिल्कुल सर। इस काल के कवियों ने संस्कृत काव्य शास्त्र के सिद्धांतों को अपनाते हुए हिंदी में अलंकार, रस, गुण, रीति और नायिका भेद, और जहां पर नायिका भेद होता है वहां पर क्या होता है दोस्तों? श्रृंगार रस होता है, उन सभी का इस्तेमाल किया। मतलब ये जो रीति है, रीति मतलब मैंने होता है नियम कानून, ये कहां से उठाए? ये संस्कृत की व्याकरण से उठाए गए। आप कहेंगे बिल्कुल सर, संस्कृत की व्याकरण से हमने अलंकार, रस, कविताओं में गुण, रीति और नायिका भेद, नायक नायिका संबंध, जैसे आप देखिए मलिक मोहम्मद जायसी साहब की जो प्रसिद्ध रचना है, कृति है जिसका नाम है पद्मावत, उसके अंदर आप श्रृंगार रस ही देखेंगे और नायक नायिका भेद ही देखेंगे। इसके अलावा ढेर सारी रचनाएं ऐसी हैं जिनमें अलंकार, रस, गुण, नीति का इस्तेमाल किया गया। उन सभी रचनाओं को रीतिकालीन रचनाएं आप कह सकते हैं। प्रभाव सिर्फ इतना सा पड़ा कि इस काल में जो भी कवि हुए और जो भी काव्य शास्त्री हुए, उन्होंने क्या किया? जैसे भामे है, दंडी है, वामन है, आनंदवर्धन है और मम्मट है, इसी की परंपरा को आप कहेंगे आगे बढ़ाया। तो मतलब क्या है? इस काल में पूरी तरीके से जो भी काव्य शास्त्र था उसका बहुत ही सटीकता से पालन किया जाता था, विदाउट एनी फ्लेक्सिबिलिटी। तो काव्य शास्त्र का बहुत ही ज्यादा ध्यान से इस्तेमाल किया जाता था। जो चीज इन सभी काव्य शास्त्रियों ने लिख दी उनको ही मानकर, उनको ही परम सत्य मानकर आप कह सकते हैं कट्टर, एक तरीके से आप वर्ड यहां पर यूज कर सकते हैं, कट्टर नियमों का पालन करके रीति काल में रचनाएं क्या करी गई? लिखी गई थी। बताइए, मुझे लगता है यहां तक कोई दिक्कत या परेशानी आपको हुई होगी। बात करते हैं, जैसे महत्वपूर्ण है केशव दास की बात करते हैं। केशव दास की बात करें तो इनकी कुछ रचनाएं जैसे कवि प्रिया है, रसिक प्रिया है, दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्त। दोनों में आप कह सकते हैं किसी पद्धति प्रणाली नियम का, रस, छंद, अलंकारों का इस्तेमाल है। भूषण साहब की बात करें तो शिव भूषण और आप कह सकते हैं छत्रसाल दशक, दोनों रचनाएं इंपॉर्टेंट है। चिंतामणि त्रिपाठी, इन्हें तो आप देखिए रसवादी भी कहा जाता है। रीजन क्या? इन्होंने रसों का इस्तेमाल बढ़ चढ़कर किया है। इनका काव्य विवेक है। मिर्जा सिंह जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह, जिसमें रस मंजरी, और भिखारी दास जी की बात करें तो भिखारी दास काव्य, ये सभी आपके रीतिकालीन कवि हैं, कठोर पद्धति प्रणाली नियम का इस्तेमाल करने वाले कवि हैं।
बात समझ में आई या नहीं आई? आगे चलिए, रामचंद्र शुक्ल का रस सिद्धांत। अब बात करते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने किस तरीके से रस का सिद्धांत दिया। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी आलोचना को आधुनिक दृष्टिकोण प्रदान किया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान किया। मतलब सिर्फ यह है कि आप कह सकते हैं रामचंद्र शुक्ल ने एक अच्छे आलोचक के रूप में काम किया। आलोचक कौन होते हैं भाई? आलोचक वो आप कह सकते हैं साहित्यकार होते हैं जो दूसरों की रचनाओं को पढ़कर उनकी अच्छाइयों बुराइयों को आप कहेंगे निष्पक्ष भाव से सामने रख देते हैं, आलोचना करते हैं। आलोचना का मतलब सिर्फ कमियां निकालना नहीं होता, आप कह सकते हैं उन्हें ठीक करने के लिए सुझाव देना भी होता है। वे रस के सिद्धांत के संदर्भ में आचार्य भरत, इसके अलावा अभिनव गुप्त और जितने भी संस्कृत विद्वान हुए हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था हिंदी व्याकरण का जन्म संस्कृत व्याकरण से ही हुआ है, तो उन्होंने क्या किया, जो अपना रस सिद्धांत है वो संस्कृत काव्य शास्त्रियों को पढ़कर ही क्या किया, अपना एक रस का सिद्धांत बनाया था। शुक्ल जी के अनुसार रस के क्या आधार है? देखिए दोस्त, रस के क्या आधार है? रस की उत्पत्ति पाठक को मनोज्ञानात्मक अनुभव प्रदान करती है। मैंने आपको बताया था ना, किसी भी कविता को पढ़ने के बाद जो भी अनुभव किसी पाठक के, किसी श्रोता के मन में उत्पन्न होते हैं, ये अनुभव कहाँ उत्पन्न होते हैं? आप कहेंगे सर ये अनुभव उत्पन्न होते हैं मन में। जब किसी पाठक के मन में कोई अनुभव उत्पन्न होने लग जाए तो वही रस है। उन्होंने ये भी कहा कि काव्य का उद्देश्य क्या है? हमारे हृदय में भावनाओं का क्या करना, आप कहेंगे समावेश करना, और इसी प्रक्रिया को रसवादन कहा जाता है, रसावादन कहा जाता है दोस्त। आप कहेंगे बिल्कुल सर। इसके अलावा उनके अनुसार काव्य की सफलता उसमें निहित भावना की तीव्रता और सत्यता पर आधारित है। दो चीज महत्वपूर्ण मानी उन्होंने कहा काव्य वही अच्छा है जिसमें भावना बहुत तेजी से आपके मन में आ जाए। कविता पढ़ के आप हटे, आप समझिए इस कविता में दुख है, दर्द है, पीड़ा है, प्रेम भाव है, क्या है, जो भी भावना है आपके मन में तुरंत आ गई, और जो भी भावना थी वो सत्य थी, है ना, या फिर आप कह सकते हैं आपका काव्य सत्यता पर आधारित था, है ना, झूठ चीजें नहीं थी उसमें, मिथ्या काव्य नहीं था। यही दो खास बात है उनके रस सिद्धांत में। शुक्ल जी ने मुख्य रूप से क्या कहा? उन्होंने कहा भक्ति, वीर और करुण रस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या था दोस्त? रीजन ये था क्योंकि उस समय लोग भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए थे और ज्यादातर कार्य आप देखिए वीर रस प्रधान ही होता था। वीर रस कौन सा होता है? जहां पर किसी राजा महाराजा, किसी योद्धा की वीरता का बखान किया जाता काव्य में, और उस समय आप देखिए राजा महाराजाओं का पीरियड था, तो यही काम आपको करना पड़ता था। करुण रस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त, जहां पर आप देखिए प्रेम का एक उच्च लेवल, श्रृंगार रस से थोड़ा ऊपर माना जाता है। इसके अलावा वे श्रृंगार रस की अति अलंकारिक प्रवृत्ति के आलोचक थे। वो कहते थे बहुत ज्यादा श्रृंगार को महत्व देना बहुत ज्यादा ठीक नहीं होता, क्योंकि श्रृंगार रस जो हमेशा प्रेम भावनाओं की बात करता है दोस्त, और प्रेम में भी किसके, नायक नायिका वाला सिस्टम। श्रृंगार के दो पक्ष होते हैं, एक संयोग पक्ष जहां पर नायक नायिका हीरो हीरोइन मिल रहे होते हैं, एक होता है कौन सा, आप कहेंगे वियोग पक्ष, जहां पर वो दोनों बिछड़ रहे होते हैं। शुक्ल जी यही कहते हैं कि ज्यादा श्रृंगार रस का प्रयोग और ज्यादा नायक नायिका भेद दिखाने से जो साहित्य है उसकी दिशा बदल जाती है। उनके अनुसार रस वही टिकता है जहां पाठक के अनुभव और संवेदनाएं जुड़ जाती हैं। मतलब यह कि व्यक्ति तभी तक कविता पढ़ेगा जब तक उसे मजा आएगा, सीधी बात है ये। मुख्य कृतियों में हिंदी साहित्य का इतिहास उन्होंने लिखा, सबसे फेमस है उनकी है, जिसमें उन्होंने हिंदी साहित्य के 4 महत्वपूर्ण युग भी बताए थे, जिनमें आपने सुना होगा वीर गाथा काल, है ना, आदि काल को ये वीर गाथा काल कहते हैं। उसके बाद आप देखिए भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। कविता क्या है और रस मीमांसा, ये यही महत्वपूर्ण पुस्तक है इनकी, रस मीमांसा, जिसमें इन्होंने अपना रस सिद्धांत दिया था। और जो बात मैंने अभी आपको रस के बारे में बताई है ना, वो सारा रस सिद्धांत के अंदर इन्होंने कौन सी पुस्तक में लिखा था? आप कहेंगे सर रस मीमांसा में ही लिखा था। क्लियर? अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? बताइए दोस्त, आगे चलते हैं। काव्य लक्षण क्या है? मम्मट का काव्य लक्षण देखिए, मम्मट जो है आपके संस्कृत काव्य शास्त्र के प्रमुख आचार्यों में से एक रहे हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको पता है संस्कृत भाषा थी, है ना, जो बोली जाती थी। संस्कृत से ही आप कहेंगे अपभ्रंश और फिर आप कहेंगे हिंदी भाषा का उदय हुआ है। तो जो व्याकरण आप कहेंगे संस्कृत की थी, उसी को ही एक तरीके से अनुवादित करके हिंदी व्याकरण का जन्म हुआ है, ये बात भी आपको पता है। तो इस व्याकरण को जिस काव्य शास्त्र में रखा गया था, मतलब संस्कृत काव्य शास्त्र, इस बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिए, उसी काव्य शास्त्र को हिंदी काव्य शास्त्र के रूप में अपनाया गया है ना। इसलिए जिन्होंने भी प्रेरणा ली वो संस्कृत काव्य शास्त्रियों से ली, और तब जाके हिंदी काव्य शास्त्र की रचना हुई है। क्लियर दोस्त? उन्हीं में ही एक है हमारे मम्मट साहब। मम्मट साहब कौन सी श्रृंखला के हैं? संस्कृत काव्य शास्त्र के हैं। उन्होंने काव्य प्रकाश नाम का एक ग्रंथ लिखा, जहां उन्होंने प्रकाश डाला किस पर? कविता की संरचना पर, कविता के नियमों पर, कविता के भाव विभोर पर, सभी पर उन्होंने प्रकाश डाला।
उन्होंने काव्य का एक स्पष्ट और व्यापक लक्षण की परिभाषा दी दोस्तों। देखिए कैसे, मम्मट का काव्य लक्षण, उसमें उन्होंने ये एक आप कह सकते हैं संस्कृत, क्योंकि ये संस्कृत काव्य शास्त्री थे, तो संस्कृत में एक पंक्ति उन्होंने दी जिसमें लिखा है शब्दार्थो सहितो काव्यम। मतलब क्या दोस्तों, शब्द और अर्थ का सही संयोजन ही काव्य है। ये महत्वपूर्ण है इनकी डेफिनेशन। उन्होंने कहा जहां पर हम शब्द के साथ, भाई शब्दों का ताल तो जरूरी है, शब्दों में ताल भी जरूरी है, जब तो काव्य का निर्माण होगा, भाई लय भी जरूरी है, और शब्द क्या प्रवाह में होना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ सही अर्थ का समायोजन, शब्द का अर्थ के साथ सही समायोजन ही काव्य है। सही तो का मतलब होता है सही समायोजन। तो काव्य तब बनेगा जब आप शब्दों और अर्थों के साथ खेलना सीख जाएंगे, बिल्कुल रैपर्स की तरह। आजकल आप देखते हो शब्द और अर्थों के साथ किस तरीके से खेलते हैं। तो यह है मम्मट का काव्य लक्षण, मैंने आपको थोड़ा सा समझाया। मम्मट के काव्य लक्षण के मुख्य बिंदु क्या है? उन्होंने कहा काव्य में सबसे जरूरी है रस की ही प्रधानता, क्योंकि मम्मट साहब आप सभी को पता ही है लोक धर्मी संप्रदाय के काव्य शास्त्री रहे जो रस को इंपॉर्टेंट मानते थे, अलंकारों को नहीं। दूसरा उन्होंने कहा कि कविताओं को लिखते समय आप शब्द और अर्थ दोनों का समन्वय करना बहुत जरूरी है, तालमेल बैठाना जरूरी है ना। भाई शब्द के साथ अर्थ बिल्कुल ऐसे चलता है जैसे आपके बड़े भाई के साथ छोटा भाई चलता है पीछे पीछे। अब आपको उन दोनों में अच्छा समायोजन बनाना है ताकि प्रक्रिया बढ़िया रहे। काव्य में अलंकार और गुणों की उपस्थिति भी होती है, लेकिन उतनी नहीं होती जितनी रस प्रधान है। सौंदर्य और भावनाओं की अभिव्यक्ति काव्य का सबसे बड़ा उद्देश्य है। एक तो काव्य पढ़ने में सुंदर होना चाहिए, है ना, दिखने में सुंदर तो काव्य नहीं होता, हैंड राइटिंग होती है। तो सौंदर्य का मतलब यहाँ पर यह है कि अच्छा शब्द योजना, वहाँ पर अच्छी भाषा शैली, अच्छे अलंकार इस्तेमाल किए जाएं, और इसके अलावा आप देखिए जो भावनाएं हैं जिसको हम पहुंचाना चाहते हैं काव्य के माध्यम से, वो सामने वाले तक पहुंच जाए। इसके अलावा ध्वनि का मतलब होता है शब्दों के पीछे छुपा हुआ अर्थ, वो एक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि शब्द तो कोई भी आपस में क्या कर दे, जोड़ दे, लेकिन उनके पीछे का गहन अर्थ हर कवि के बस की नहीं है। वो कहते हैं काव्य के 3 रूप होते हैं। एक है श्रव्य काव्य, जिसे सुना जाता है, जैसे गीत है, पद्य है, सुनकर अर्थ निकाल सकते हैं। दूसरे है दृश्य काव्य, जिसे मंच पर देखा जाता है, जैसे नाटक, है ना। भाई आपको पता भरत मुनि ने जो नाट्य शास्त्र लिखा था उसका प्रदर्शन ही तो किया जाता था, ठीक है। पाठ्य काव्य क्या होता है, इसे पढ़ा जाता है, जैसे महाकाव्य है हमारे रामायण महाभारत। तो काव्य के 3 रूप भी इन्होंने बताया, और काव्य में कौन कौन से लक्षण होने बहुत ज्यादा जरूरी हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। इससे सिंपल क्लास आपके लिए नहीं हो सकती। ऐसी क्लासेस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और BHDC 107 की क्लास में अब हम मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।